हेलो, बुद्धि ड्रीम्स के चैनल पर प्रस्तुत है कहानियों की पुस्तक जीवन की महक। तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं। एहसास। मम्मी, चाय तैयार है। खनखनाता सा मधुर स्वर कानों में पड़ा। सामने मुस्कुराते हुए नेहा हाथ में ट्रे लिए खड़ी थी। सहसा मेरी आंखें नेहा और उसकी मुस्कुराहट को स्नेह से टटोलने लगी। मम्मी, कैसी हो? रात में नींद तो ठीक से आई? नेहा चाय टेबल पर रखते हुए पूछ रही थी। हाँ बेटा, उससे कहा और मन में सोच रही थी, आज ही तो ठीक से नींद आई है। नेहा की ओर स्नेह से देखते हुए अलसाई आंखों ने ताजगी लेना शुरू किया। ट्रे में चाय के साथ नमकीन बिस्किट को देखकर मन एक बार फिर से नेहा के प्रति प्यार ले आया। उसे मेरी सब आदतें याद थी। चाय पीकर टहलने के मूड में मैं धीरे धीरे घर के पिछवाड़े में बने लॉन की तरफ आ खड़ी हुई। सुंदर हरी घास किसी हरे कालीन से कम नहीं लग रही थी। तरतीब से सजे गमले नेहा की कुशलता का संकेत दे रहे थे। उत्तर पूर्व में रखा तुलसी का पौधा मुझे बरबस अपनी तरफ आकर्षित कर गया। यह वही तुलसी का पौधा है जिससे कभी मैंने भी अपने जीवन की शुरुआत की थी। तुलसी के स्नेह भरे पत्ते मुझे अपने बीते जीवन की ओर ले गए। जाने कितनी ही यादों को इस पौधे ने सिंचित किया है। नेहा के घर के चारों तरफ का वातावरण बार बार झकझोर रहा था, बीते दिनों की ओर लौटा रहा था। सन सन करती हवा, गमलों से आती भीनी भीनी खुशबू एक अनजाने सुख से मुझे तृप्त कर रही थी। कल ही तो हॉस्पिटल से एक हफ्ता बिताकर मैं घर आई थी। हॉस्पिटल का दृश्य आंखों के सामने आते ही नेहा का चेहरा मुझे बीते दिनों की ओर जाने को मजबूर करने लगा। नेहा मेरे बड़े बेटे वैभव की पत्नी यानी मेरी बड़ी बहू थी। जीवन की पुस्तक के पृष्ठ मन की हवाओं के झोंकों से एक एक कर खुलते गए और विवाह के बाद मेरे जीवन की शुरुआत एक नए शहर में हुई, जहाँ सब कुछ अनजाना था। ससुराल में संयुक्त परिवार था, किंतु कुछ समय बाद ही मेरी नौकरी के कारण मुझे अपने पति के साथ नई जगह अपना घर संसार बसाना पड़ा। ससुर के हाथों दिया तुलसी का यही पौधा लिए मैं अपने पति के साथ नए शहर में आ गई। नई नौकरी, नया वातावरण, कुछ परेशानियों को झेलते, परिस्थितियों के साथ समझौता करते, बच्चों के साथ खेलते कूदते वक्त कब अपनी रफ्तार बढ़ता रहा पता ही नहीं चला। मेरा घर आंगन दो जीते जागते पुष्पों, वैभव व सौरभ की चहक से महकने लगा। बच्चों के बढ़ने के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। स्कूल से कॉलेज और आखिर बच्चे भी अपने अपने कर्म क्षेत्र की ओर बढ़ते गए। वैभव एमबीए कर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नियुक्त हुआ। सौरभ इंजीनियरिंग कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। यह बहुत अच्छी बात थी कि कर्म उनके जीवन पर हावी था। समय के साथ सभी अपने में तल्लीन होते गए। मैं और ये अब बच्चों की शादियों के स्वप्न संजोने लगे। किंतु अचानक से एक दिन वैभव ने नेहा के साथ विवाह करने का अपना निर्णय सुनाया। नेहा के बारे में सुनते ही हम दोनों सकते में आ गए। नेहा मिस्टर रॉय की बेटी थी। मिस्टर रॉय पीछे के ब्लॉक में रहते थे। मिस्टर रॉय से इनकी ज़्यादा नहीं बनती थी। सुनते ही ये तो भड़क उठे। मेरा मन भी विचलित हो उठा। कितने सपने संजोए थे वैभव की शादी को लेकर।
सब एक एक कर धूमिल होते नजर आए। नेहा वैभव के साथ ही पढ़ती थी, किंतु कभी ऐसा लगा नहीं था कि उसकी मित्रता वैभव के साथ प्यार भरे रिश्ते तक हो सकती थी। नेहा एक अच्छी लड़की थी, किंतु मिस्टर राय की इनके साथ वैमनस्यता ने नेहा को कभी भी अच्छे रूप में नहीं आंकने दिया। नेहा की मम्मी शांत स्वभाव की व रिजर्व रहने वाली महिला के रूप में कॉलोनी में जानी जाती थी। कॉलोनी में हमेशा कीर्तन व अन्य धार्मिक कार्यक्रम चलते रहते थे। नेहा की मम्मी सभी कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति जरूर देती, किंतु उनका किसी से अधिक न बोलना सभी को उनके अहंकारी स्वभाव की सूचना देता था। वैभव के निर्णय से अवगत होने के बाद वर्मा जी के यहाँ कीर्तन में मेरा उनसे सामना हुआ। मेरी नज़रें उनके भीतर के एहसास को उनके चेहरे पर टटोल रही थी और मैं उनके चेहरे से नेहा के स्वभाव को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, यह सोचकर कि बेटी माँ का साया होती है। मिसेस रॉय एक पढ़ी लिखी सधी महिला नजर आ रही थी। गले में पहनी मोतियों की माला, सिल्क की साड़ी, चेहरे का मेकअप शालीनता की एक अनूठी पहचान दे रहा था। मैंने सोचा उनसे वार्तालाप शुरू करें, किंतु उनकी गंभीरता का दर्प मेरे शब्दों को भी मुखरित होने से रोकता रहा। घर आकर भी मिसेस रॉय का चेहरा नेहा के रूप में आंखों के सामने उभरता रहा। खैर, धीरे धीरे वैभव के निर्णय की ओर अपना मानस बनाते हुए, एक दूसरे को समझाते हुए हमने वैभव की इच्छा को पूरा करने का निश्चय किया। वैभव से नेहा के मम्मी पापा को आमंत्रित करने को कहा। वे भी इस रिश्ते से संतुष्ट थे, शायद नेहा की वजह से, किंतु हमारे रिश्तों की दूरियां यथावत थी। एक तो समाज की भिन्नता, पंजाबी और बंगाली परिवार का मिलन, दूसरी ओर परंपराओं की विभिन्नता। जीवन क्या मोड़ लेगा सोच सोचकर मन अनेकों बार विचलित हो उठता। औलाद के लिए सब कुछ सहज स्वीकार करना पड़ा। सगाई से लेकर शादी तक का सफ़र जाने उनकी कितनी कमियों को झकझोरता रहा। ये नहीं किया, ये नहीं दिया, और जो भी दिया उसमें भी हजारों प्रश्न मन में उठते। जानबूझकर कभी कमी भी खोजी जाती। पराए मनपन का एक एहसास हमेशा मन को निशब्द करता रहता। एक बंगाली लड़की कैसे सामंजस्य बिठा पाएगी? हर वक्त सवालों से घिरा माहौल बेचैन करता रहता। वैभव व सौरभ हमेशा समझाते रहते, मम्मी आप भी कैसी तुच्छ बातें करती हो, और मैं सोचती आज मेरी बातें मेरे बच्चों को तुच्छ नजर आती हैं। सौरभ भी वैभव की शादी को लेकर उत्साहित था, किंतु मैं और ये अभी भी प्रश्नों के अनचाहे उत्तरों के जंजाल में घिरे थे। बार बार सोचते, क्या नेहा वैभव को गृहस्थी में खुश रख पाएगी? वो बेचारा बंगाली बनकर रह जाएगा। अक्सर ऐसी बातों से मेरा मन परेशान होता रहता। खैर, वैभव का विवाह हुआ और नेहा घर की बड़ी बहू बनकर आ गई। जाति की विसंगति कभी उसमें अपनत्व नहीं खोज पाई। नेहा ने भरसक कोशिश की, किंतु मेरा और इनका मन कभी भी उसे अपनापन नहीं दे पाया। हमें हमेशा उसके कामों में कुछ अलग सा ही महसूस होता। यह अलग बात है कि हमने कभी भी उसके सामने कुछ नहीं कहा, पर फिर भी हम कभी उसे अपना नहीं बना पाए। नेहा भी यह सब महसूस करती थी। वैभव भी कभी कभार उदास हो उठता। खैर, नेहा को वैभव के साथ रहना था। जब उनके जाने का समय आया तो जाने क्या सोच इन्होंने सभी तैयारियों के साथ यह तुलसी का पौधा उनके सामान के साथ रख दिया। आज इस पौधे को लहलहाते देख सचमुच दिल में प्यार उमड़ आया। समय अपने वेग से बढ़ता रहा।
नेहा ने एक पुत्र को जन्म दिया और यहाँ सौरभ की शादी अपनी ही जाति में तय हो गई। अब की बार मन बहुत उत्साही था। मैं और ये बेहद खुश हो शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। एक एक चीज बड़े मनोवेग से जुटा रहे थे। गहने, कपड़े घर की शोभा बढ़ा रहे थे। हर तरफ उत्साह था। शायद जातीयता अपने आप पर हावी थी। नेहा व वैभव भी शादी से 10 दिन पहले आ गए थे। सारे उत्साह के बीच नेहा के साथ वही परायापन वैभव कई बार कसमसा उठता, परंतु दिलों के दकियानुसी विचारों को कौन समझाता। अंततः बड़े जोर शोर से सौरभ की शादी पूजा से हो गई। पूजा का स्वभाव बेहद चंचल था। सभी से हंसी मजाक करती, यूं लगता घर में बेटी आ गई हो। कहीं कोई शिकायत नहीं, कहीं कोई कमी नहीं। हम दोनों बड़े उत्साह में थे। वक्त अपने कदम पूरे वेग से बढ़ाता रहा। धीरे धीरे पूजा का दबंग व्यवहार हमें अटपटा लगने लगा। वो बहुत ही स्वच्छंद विचारों की लड़की थी। कहीं कोई संकोच नहीं। घर का काम करना उसे पसंद नहीं था। सहेलियों की मस्ती, घूमना फिरना उसका शौक था। धीरे धीरे सौरभ को भी उसके व्यवहार में ढलना पड़ा और हम दोनों मूक होते चले गए। जातीयता आखिर निशब्द होती गई। पूजा और सौरभ अपने में तल्लीन होते गए। सौरभ हमारी ओर आता भी तो पूजा का विद्रोही स्वभाव उसे अपनी ओर वापस लौटा जाता। धीरे धीरे हमने मौन धारण कर लिया। लगातार चुप्पी और तनाव के माहौल ने मुझे बीमार करना शुरू कर दिया और मैं बिस्तर तक सिमटती गई। ये मेरे मन की व्यथा को समझते, किंतु कुछ कर न पाने की स्थिति में विवश हो उठते। नेहा को हमने अपनाया नहीं और पूजा हमें छोड़ गई। नियति की यह कैसी विडंबना। पिछले दिनों किचन की ओर जाते चक्कर खाकर बेहोश हो उठी थी। वैभव सूचना मिलते ही आ गया और हम दोनों को यहाँ अपने घर ले आया। मैं 1 हफ्ते तक अस्पताल में रही। नेहा ने मेरी भरपूर सेवा की। मेरी आंखें उसे सदैव कृतज्ञता से देखती रहती और दूर अंदर कहीं पश्चाताप की अश्रु बहाती रहती। बड़ी माँ, आप क्या सोच रही हैं? सहसा रोहन की आवाज़ ने चौंका दिया। पीछे मुड़कर देखा तो नेहा, वैभव और ये खड़े मुस्कुरा रहे थे। मैं कभी तुलसी के पौधे को देखती तो कभी नेहा को। नेहा का मुस्कुराता चेहरा आज अपनत्व की गहराइयों से दिल में अंदर तक उतर आया था। तभी आगे बढ़ इन्होंने भी नेहा के सिर पर हाथ फेरा तो मन का सारा आवेग अश्रुओं में बह गया। नेहा तभी मम्मी मम्मी कह आगे बढ़ी और मैंने पूरे उत्साह व अपनेपन से उसे गले लगाया। विजातीयता का एहसास भावनाओं व संस्कारों की गरिमा तले पीछे छूट गया। वैभव का निर्णय हमारे निर्णय को विजित कर गया। कहानी सुनकर कमेंट करें तथा सब्सक्राइब भी करें।